अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट स्पेशल के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। सदर मुमलिकत आइन के तहत वफाकी हुकूमत के सरबराह होते हैं और वफाकी हुकूमत अपने आमलाना इख्तियारात को इस्तेमाल करती है इसी आइन के तहत, जबकि सदर मुमलिकत जो हैं वो ना सिर्फ विफाक बल्कि उसकी तमाम इकाइयों के दरमियान यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए भी अपना आइनी किरदार अदा करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ख़ास तौर पे इस कोरोना की वबा के दौरान हमें ये टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि इससे पहले जब रमज़ानुल मुबारक था तो उस दौरान बड़ा कन्फ्यूजन पाया जाता था तरावी के हवाले से, नमाज जुमा के हवाले से, लेकिन आपने बड़ा एक मस्बत उसमें रोल प्ले किया, उलमा कराम को बुलाया और आपने एक दस्तावेज़ भी तैयार की, SOPs दिए, वो मामला बड़ी खुशसलूबी के साथ निपट गया। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अवाम खासी परेशान हैं क्योंकि अब ईद उल ज़ुहा आ रही है और इस हवाले से लोगों को ये मुश्किलात हैं कि क्या वो कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद सकेंगे, मार्केट्स जा सकेंगे, मंडियाँ लगेंगी या नहीं लगेंगी। तो इस हवाले से फिर वो आपकी रहनुमाई की तरफ देख रहे हैं। जनाब अली, बड़ा अहम बात आपने मौजू की तरफ इशारा किया। ये जो उलमा के साथ मिलकर ईद उल फ़ितर के मौके पर और तरावियों के हवाले से जो बात की गई और फ़ैसला किया गया, उसके अंदर एक बात मद्देनज़र ये रखी गई कि एक पूरा तबका है, उसके साथ मुशावरत करके काम चलाया जाए। अच्छा, और काम किया जाए। होता ये है कि आप बेहतरीन पॉलिसी बना लें, मगर अगर स्टेक होल्डर्स को मशवरे में शामिल नहीं किया तो स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि जी हमें मंजूर नहीं है, ये एतराज़ है, ये है। तो मैंने कोशिश ये की कि सबसे टेलीफोन पर रब्ता किया, सियासी जमातों के, मजहबी जमातों के लीडरान से भी रब्ता किया और सियासी लीडरान से भी रब्ता किया। और तकरीबन जब हमारी बड़ा इजलास हुआ सारे उलमा के साथ सारे पाकिस्तान में, तो बेसिक SOPs पहले से सबके जहन में आ गए, प्रिलिमिनरी डिस्कशन। तो लिहाजा 2-3 घंटे में हम उन 20-22 नुकात पर पहुंच गए जो ऐसे थे कि जो दुनिया ने फिर अडॉप्ट किए। यानी मैं समझता हूं कि मुझे फ़ख्र है इस बात पर और पाकिस्तान को फ़ख्र है इस बात पर कि कुछ चीज़ों में पाकिस्तान ने लीडरशिप अख्तियार की। जब हमने इसके ऊपर लीडरशिप अख्तियार की तो SOPs के साथ दूसरी जगहों पर भी मसाजिद के अंदर इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इशारा करता हूं कि जो एक्सटेंट ऑफ लॉकडाउन है उसमें यह कि लोगों की रोज़ी का ख्याल किया जाए, गरीबों का ख्याल किया जाए, तो ये भी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एक लीडरशिप थी जिसकी बुनियाद पर सही फ़ैसले किए गए। इसके बावजूद कि जनाब मीडिया पीछे ही पड़ा रहा, 2-3 महीने के तबाह कर दिया, तबाह हो गए, लोग मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। अल्लाह का एहसान है, सबसे पहली बात अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। मगर एक कैफियत ये है कि जो मैं बरमला आपके यहाँ इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये रोज़ाना के फिगर्स मैं ख़ुद अपनी एक्सेल चार्ट के ऊपर मॉनिटर करता हूँ, ख़ुद ही लिखता हूँ। और पिछले 15-13-14 दिन से एक प्लेटो पर हम पहुँच गए, थोड़ा सा कम भी हुआ है ना, और अमवात की तादाद भी, यानी 2% ऑफ डायग्नोज केसेस के हवाले से इंडिया में तकरीबन 3% है, हम 2% पर हैं। और एक्सपोजर ऑफ कोरोना वायरस भी बेहतर कम होना शुरू हो गए हैं टेस्ट, क्योंकि लोग करा नहीं रहे। एक्चुअली माशरे के अंदर एक फ़िगर ये है, मुख्तलिफ़ तहकीक़ात से पता चला, एक लाहौर की स्टडी हुई, एक इस्लामाबाद की हो रही है, एक कराची में एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने किया। तो लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज से प्रेडिक्ट किया कि माशरे में 15 से 20% तक ये कोरोना है, लोगों को सिम्टम्स नहीं है। तो ये एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी हम जा रहे हैं। दूसरे मैं कहता हूँ कि ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे यहाँ अमवात की तादाद भी कम रही, वो क्राइसिस नहीं हुआ जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। और एक क्राइसिस था और हैजान की कैफियत जनरेट हो गई थी कि जनाब अस्पतालों का बुरा हाल हो जाएगा और लोग बाहर बैठे होंगे और सड़कों पर इलाज हो रहा होगा, सिस्टम चौक हो जाएगा। तो अल्लाह का एहसान है कि वहाँ तक नहीं पहुँचे। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि ईद उल फ़ितर से पहले जो बाज़ार जिस तरह से अचानक खुले, तो पाकिस्तान की आवाम ने दुनिया की आवाम जैसे ही रिएक्ट किया। जी, आप ये देखिए, उन्होंने समझा कोरोना खत्म हो रहा है। इसमें पढ़ा लिखा होना, कम पढ़ा लिखा होना से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस सारी फितरत जो है ना, वो हर जगह, चाहे वो बीचेस हों अमेरिका के और यूरोप के और इंग्लैंड के या वहाँ के बाज़ार हों, तो ह्यूमन फितरत है कि एक ही तरह से। डॉक्टर, अब ये खतरा है कि अगर ईद उल ज़ुहा पे भी ऐसी लागू इजाज़त दी जाती है मंडियों की, तो फिर ये कोरोना फैल सकता है। ईद उल अज़हा पर एक तो बात क्लियर जहन में 2-4 चीज़ें आ जाएं। जानवरों से नहीं फैलती, फैलेगी तो इज्तिमात से ही फैलेगी, इंसानों के।
अच्छा, अब ईद उल अज़हा पर क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हुकूमत को फ़िक्रमंद रहना चाहिए, और आज भी मैंने मीटिंग की थी। अब ईद पर 3 किस्म के इस्तेमाल होंगे। एक, बाज़ार खुलेंगे, बाज़ारों में रश होगा वो। दूसरे ये कि मंडी में लोग जानवर लेने जाएंगे, और तीसरे ये कि क़ुरबानी के वक्त अगर मजमे होंगे तो फ़र्क पड़ेगा। तो लिहाजा एक चीज़ मैंने भी प्रपोज़ की और तकरीबन आज वो रिलीज़ भी कर देंगे, जो ईद उल अज़हा के हवाले से जो बातें तय हुई हैं उसके अंदर उलमा के साथ भी मशवरा रखा गया। एक चीज़ तो ये तय हुई मिसाल के तौर पर कि कोशिश ये की जाए कि लोग जैसे हरम में हज के मौके पर लोग रकम दे देते हैं, कुर्बानी हो जाती है, उनको रसीद मिल जाती है, कुछ लोग ख़ुद जाकर जानवर ज़िबा करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब आपके मीडिया से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत है कि इज्तिमाई कुर्बानी को फ़रोग़ दे दें इस कोरोना सिचुएशन में है। अच्छा, कैसे इज्तिमाई कुर्बानी? क्या जो कंप्यूटर लिटरेट हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंने 3-4 साल पहले जानवर ख़रीदे भी थे और ऑनलाइन आ गए थे, मगर ये कौम से ऑनलाइन इस तरह से नहीं जा सकती। ये ना होना जैसे आजकल प्रैक्टिस है, लोग ऑनलाइन डॉक्टर साहब मंगवाते कुछ और है, निकलता कुछ और है। इसी वजह से बकरा तो पता चले वो कोई मुर्गी शुर्गी दे दी। इसी वजह से दुनिया भर के अंदर जब ऑनलाइन अमेज़ॉन और अली बाबा जब ये कामयाब हुए तो इन्होंने ये इंश्योर किया कि जिस चीज़ का वादा किया गया है वो दी जाए, है ना। तो लिहाजा ये कैफियत अब हो गई है ना। तस्वीरें लगती हैं, तस्वीरों के एतबार से करना, एक तो वो ऑनलाइन हो गया। दूसरे ये कि मैं ये समझता हूँ कि लोग खैराती इदारों के साथ मिलें, NGOs के साथ मिलें। महल्ले की मस्जिद भी है ना, उसके अंदर भी ये कि वो भी खाल में इंटरेस्टेड रहेंगे। इज्तिमाई कुर्बानी, तो इज्तिमाई कुर्बानी इज़ वन वे कि आप मंडी नहीं गए, आपने जहाँ पैसे दे दिए, भरोसा किया। दूसरे ये कि मंडियाँ लगती हैं, तो हमने कोई 2 हफ्ते पहले मीटिंग की थी इन्हीं अफराद के साथ, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, उनके साथ बैठकर ये मीटिंग की थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये इनकरेज किया जाए कि शहर के अंदर मंडियाँ कम लगें या ना लगें। शहर के बाहर अगर 2 मील बाहर लगती थी तो अब 4 मील बाहर कर दो, ज़रा सी दूरी अख्तियार कर ली जाए, ताकि मंडियों के अंदर लोगों का शहर के बाहर ही एक ट्रांजैक्शन SOPs अडॉप्ट करके। अच्छा, दूसरे फिर मंडी को मैनेज कर लो, और मंडी के हवाले से ये भी नहीं कि अभी से शुरू हो जाए, आखिरी 10-15 दिन के अंदर मंडियों का एहतमाम कर लें। दूसरी बात हो गई, अगर शहर के अंदर खोलें तो भी बड़े एहतमाम के साथ खोलें। तीसरे ये कि अब ज़िबा करने के एतबार से कोशिश ये करें कि बाहर ही कर लें, मगर ये कि इस बात का इम्कान है कि शहर के अंदर भी लोग अपने घरों में करना चाहेंगे। देखो, जो हमने SOPs ईद उल फितर पर दिए थे, तो मीडिया ये समझता रहा, बाज़ लोग मीडिया के अंदर, कि 100% इसकी फॉलोइंग होगी। नहीं होगी। लोग खुद देखो, वो जिम्मेदारी जो लोग खुद उठा लें तो आपका रिलीफ मिल गया ना, आपको, आपकी पुलिस को रिलीफ मिल गया, आपके इदारों को रिलीफ मिल गया कि लोग अगर खुद उठा लें। तो मैं समझता हूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर ये 2 बातें मैंने आपसे की। फिर तीसरी बात आई इज्तिमाअत नमाज, है ना, जो नमाज ईद होगी, है ना। तो नमाज ईद के अंदर फिर मुझे उलमा का कोऑपरेशन चाहिए, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, मीडिया का कोऑपरेशन चाहिए कि नमाज भी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का अहतमाम करें, जैसे ईद उल फितर अदा की गई। तो मैं लोगों को सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि ये आप अपना ख्याल करें, सरकार का ख्याल नहीं करके। सरकार को कोरोना वायरस नहीं होगा तो लोगों ही को होगा ना, खुद ही होगा। बुज़ुर्ग ज़रा ख्याल कर लें मज़ीद, क्योंकि सिर्फ ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अल्लाह पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये बकरीद को हम सही तरह से हैंडल कर लें और मुहर्रम को, तो पाकिस्तान में हम कोरोना को डिफीट कर लेंगे, काफ़ी हद तक डिफीट कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, एक हम देखते हैं कि कुछ लोग ये भी तनकीद करते हैं कि शायद जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शुरू में और उनके जो कैबिनेट के मेंबर्स थे, उन्होंने जिस तरह लोगों से कहा, ये बड़ा लाइटली ये कहा कि जी अच्छा ये तो फ्लू होता है, ज़्यादा इससे वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए लोगों में एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ और उन्होंने उस तरह SOPs अडॉप्ट नहीं किए। और साथ अगर ये भी बता सकें कि आप चूँकि वफाक की नुमाइंदगी करते हैं और आप तमाम इकाइयों के दरमियान एक यकजहती को फ़रोग़ देना भी आपकी आइनी ज़िम्मेदारी है, तो हम देखते हैं कि इस अहम मामले पे भी सूबा सिंध ख़ास तौर पे और वफाक एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं और अभी तक हैं। आप एक तो ये देखिए कि जो आपने कहा ना कि इस हुकूमत ने क्या रवैया अख्तियार किया, भाई कुछ ममालिक ने तो अच्छा ही किया होगा ना,
वहाँ भी यही कैफियत है। देखो, आम लोगों का रिएक्शन ये है कि रेजिमेंट नहीं हो जाते लोग। शायद रेजिमेंटेड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर इम्कान होता है कि उनका अपना डिसिप्लिन, अपना कंट्रोल बहुत अच्छा है, लॉकडाउन करें और उनकी मईशत के अंदर वो वसअत है और गहराई है कि वो गोता खाकर भी कोरोना वायरस से निकल आएँ और उनके ऊपर असर ना हो, वहाँ वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स का उन्होंने काम किया और कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे पास क्या अफोर्डेबिलिटी थी, तो ह्यूमन रिएक्शन क्या था कि आपने जो यूरोप के सारे ममालिक में तकरीबन अवामी रिएक्शन देखा है, वो वैसे ही है जो पाकिस्तान का है। कुछ ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। तो लिहाजा सिर्फ अपनी हुकूमत को कहना कि उसने ये किया तो ये हुआ, मैं समझता नहीं हुआ, बल्कि अपनी सारी बदएहतियातियों के साथ अगर हुई भी हैं, उसके बावजूद अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि हमने उसको मैनेज कर लिया। तो इस बात का इम्कान है, मेरे और आप में दरमियान डिफरेंस हो सकता है कि इसको कैसे हैंडल करें। तो ये दुनिया में जब डिबेट हो रहा था, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट में और सिंध गवर्नमेंट में हो रहा था, तो उसमें क्या बुराई क्या है, अच्छा है ना। ये कहें कि नहीं सिर्फ एक ही फ़लसफ़ा चलेगा, वो मेरा चलेगा, ये कैसे हो सकता है? जमहूरियत है। तो डॉक्टर साहब, एक ये भी बड़ा अहम चैलेंज इस वक्त है, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स के हवाले से है कि ऑनलाइन आपको पता है हमारे उस तरह की ना इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, ना लोगों की परचेजिंग पावर और ऐसी है कि हर बंदा जो है वो इंटरनेट की उस सहूलत से फ़ायदा उठा सके और ऑनलाइन क्लासेस ले सके। तो वफाकी वज़ीर तालीम जो हैं वो कह रहे हैं कि अब हम एक कॉन्फ्रेंस भी अब वो तलब कर रहे हैं कि हम किसी तरह तालीमी इदारों को खोल दें या इस पर तजवीज़ पे गौर कर रहे हैं। तो आपकी पर्सनल क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप भी कोई तजवीज़ करेंगे? अब ऑनलाइन दो अक़साम के हैं। पाकिस्तान का अपना ब्रॉडबैंड और ये वो जैसे आपने कहा, उसकी एक्सेस इतनी नहीं है कि लोगों तक पहुँच जाए। इंशाअल्लाह मैं टास्क फोर्स जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई IT की, उसके अंदर हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि तेज़ी से ये बात बैंड ईजीनेस पहुंच जाए और हर जगह मामला पहुंच जाए। असल मंजिल इल्म की अब ऑनलाइन है, असल मंजिल, यानी ये ब्रिक एंड मॉर्टर का स्कूल और कॉलेज, इसको बनाते बनाते पाकिस्तान के अंदर जो काम हम वर्चुअल लर्निंग के अंदर 1 साल में कर लेंगे, वो 20 साल में करेंगे कि हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाते जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो रेस्ट्रिक्टेड तौर पर सोचा जा रहा है कि अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस को खोला जाए, इसका ताल्लुक़ हमारे कोरोना वायरस ग्राफ से होगा। अगर ये ग्राफ ऐसे ही चलता है, जहाँ यूँ जाते जाते अब ये बैलेंस हो गया, और ये बहुत बड़ी आपकी हुकूमत की कामयाबी है, इसको कम मत समझिएगा, हैं कि गरीब का ख्याल रखते हुए कोरोना वायरस आपने जो भी हुआ और अल्लाह की मदद के साथ आपने मैनेज कर लिया। जब ही मैं तो आपसे मजाकन कह भी रहा था ना कि जब ये टॉक शोज़ जो हैं जो कोरोना वायरस से हटकर वो -1 पर और पता नहीं किस चीज़ पर चले गए, क्योंकि हेडलाइन कोरोना वायरस अब कम हो गया, तो हेडलाइन कहीं ना कहीं तो तलाश करनी है। तो ये मैं समझता हूँ कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस के खुलने के हवाले से कुछ ना कुछ अब उससे रिलेट करके आगे चलना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि बकरीद और बकरीद के असरात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात की कि सिंध और वफाक के इख्तलाफात की, तो हम अभी ये भी देख रहे हैं कि NFC पे, जो कि आपकी वो भी डोमेन में आता है, आपने उसकी तश्कील की, वो हमने देखा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से उस पर कुछ ऑर्डर पास किया गया और जो मशीर ख़जाना हैं उनको और सेक्रेटरी ख़जाना को उन्होंने कहा कि इसकी जगह नई तैनाती की जाए। दूसरी तरफ सिंध हम देखते हैं, वो कहता है कि जी अब हम वफाक के लिए टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। तो कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? ये सारी बहसें तो हमेशा चलती रहीं जब से पाकिस्तान बना है, सूबों के दरमियान वफाक के साथ। ये तो मैं समझता हूँ कि प्लानिंग की नेसेसिटी है कि ये डिबेट चलता रहे और ये चलता रहेगा। है कभी कोई सूबा ये कहेगा कि जी हमें ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, वहाँ NFC अवार्ड की अहमियत बन जाएगी, है ना, कि क्या शेयरिंग हो। अच्छा, जैसे जैसे मईशत बेहतर होगी, जिसके ऊपर कोरोना वायरस का भी प्रेशर आ गया, जैसे जैसे मईशत बेहतर होगी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कितना बड़ा पीस ऑफ केक किस सूबे को मिले, इसके ऊपर हम आहंगी बढ़ती चली जाएगी। जब मामला टाइट होता है ना, तो घर में भी, एक ख़ानदान में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर बहस होती है। तो ये बहस जेन्युइन है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कहते हैं कि इसको हमें रिव्यू करना चाहिए 18वीं तरमीम को इस इन टर्म्स ऑफ NFC, तो आप किस हवाले से कह रहे हैं? मैं तो समझता ये हूँ कि आइन रिव्यू होता रहता है, आइन के अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो 18वीं तरमीम रिव्यू हो जाए सूबों की हम आहंगी के साथ, सूबों की सोच मिलाकर, तो इम्प्रूव ही होगी। लेकिन वफाकी हुकूमत को डॉक्टर साहब जो शिकायत रहती हैं सिंध के हवाले से, तो आइन में एक हमने नोट किया, एक आर्टिकल ऐसा भी है, एक ऐसी प्रोविज़न भी है जो आपको ये इख्तियार देती है कि अगर आप ये समझें
कि किसी सूबे में वो सूबाई हुकूमत जो है वो दुरुस्त तौर पे दस्तूर के मुताबिक काम नहीं कर रही, तो आप वहाँ पे उसके इख्तियारात जो हैं वो ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन गवर्नर को दे सकते हैं। तो कभी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर आई इस सारी पिछली जो बहस मुबाहिसा चलता रहा है? ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई। और मैं ये भी इसकी वजाहत कर दूँ आपको कि आइन ये कहता है कि अगर सदर ये महसूस करे, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर सदर का ऑफिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से चलता है, यानी ये वो तजावीज़ हैं और ये वो अख्तियारात हैं, ये वो डायरेक्शन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ओपिनियन बनाएंगे और फिर वो मेरी तरफ भेजेंगे कि ये हमने ओपिनियन बनाया है, इस पर ये काम किया जाए। तो ऐसी कोई तजवीज़ कोई ज़ेर गौर नहीं। डॉक्टर साहब, आप तो चूँकि आपका ख़ुद तल्लक अवाम से है, मुंतखब आप नुमाइंदे अवाम के, दूसरी बार भी आप अवाम ने आपको मुंतखब किया था कराची से, लेकिन इस वक्त आप नहीं देख रहे कि जो अवाम के मसाइल हैं वो हमने देखा कि गुज़श्ता ये जो टेन्योर है 22 माह का आपकी हुकूमत का, यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, इसमें उनके मसाइल में इजाफ़ा हुआ है, बड़ी अवाम की नब्ज़ पे हाथ रहा है आपका, तो आप उनकी मुश्किलात जो हैं वो आपको वैसे हॉन्ट नहीं करती? मेरा ख़्याल से हमेशा हॉन्ट करती रही है, सारी ज़िंदगी हॉन्ट करती रही है, कोई बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पैक्ट स्टेट का आइन के तहत अवाम के साथ है, उस पर स्टेट जो है वो अभी तक पूरी नहीं उतरी। उसकी बहुत सारी वजूहत है। उसके अंदर आप कुछ चीज़ों को मत भूलिएगा। कोरोना वायरस के दौरान पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है बहुत बड़ा, यानी अगर आपका जीडीपी 3% बढ़ता है और आपकी पॉपुलेशन 2.5% बढ़ती है तो आपका जीडीपी आधा % ही बढ़ा है। और आपका जीडीपी अगर 2% बढ़ रहा है और पॉपुलेशन 3%, तो आप नेगेटिव -1% पर हैं। वो दूसरे ये कि इस कोरोना वायरस के हवाले से आप बाकी मुश्किलात को भी एक तरफ रखें, इसमें वैक्सीनेशन नहीं हुए लोगों के हैं, इसमें हेल्थ बर्डन कितना बढ़ेगा, इसमें टीबी का बर्डन अब कितना बढ़ गया होगा, इसमें हेपेटाइटिस का बर्डन कितना बढ़ गया होगा, पोलियो के हवाले से देखिए आपको सेटबैक आपको होगा, वैक्सीनेशन, पोलियो, मेल न्यूट्रिशन के हवाले से होगा। तो पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग बीमारियां ऐसी हैं कि अस्पताल हैंडल नहीं कर सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ जो पैक्ट, जो सवाल आपने किया कि अवाम के जो मसाइल बढ़ें, उसके अंदर एक तो कैफियत ये है कि पाकिस्तान में मादर पिदर आज़ाद करप्शन रहा। जो चीज़, यानी अगर आप कोई फैक्ट्री भी लगाए ना, फैक्ट्री का में करप्शन करें तो फैक्ट्री अगर 15% मुनाफे पर है और करप्शन आपने 20% कर दिया तो पाकिस्तान स्टील मिल का हाल हो जाएगा। ठीक है ना, यही होता है ना। तो ये अगर आप मुल्क के साथ करें तो जो पैसा अवाम में लगना था वो तो नहीं लगा, तो लिहाजा आपके इदारे कमज़ोर हुए, आपके सेहत के इदारे कमज़ोर हुए, आपके तालीम के इदारे कमज़ोर हुए। तो एक वो बैटल है जो इमरान खान साहब ने शुरू की थी जब पार्टी बनाई थी, जिस पर मैं 100% कन्विक्शन के साथ उसी से आ रहा हूँ, इज़ बैटल करप्शन के ख़िलाफ़। दोनों करप्शंस, इंटेलेक्चुअल एंड फाइनेंशियल। इंटेलेक्चुअल करप्शन ये कि जब आप मेरिट नहीं रखते तो गलत फ़ैसले करते हैं, तो वो गलत फ़ैसले जेब में तो नहीं गए मगर नुकसान हो गया कौम का। अच्छा, कुछ करप्शन ऐसा जिसमें पैसा जेब में जा रहा है। ये बैटल चलती रहेगी और टाइम लग रहा है, ये बैटल चलती रहेगी। और अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना वो मामला है जो मैंने कहा है, इंटेलेक्चुअल करप्शन, जहाँ मेरिट को अगर आप नहीं प्रोमोट करेंगे तो इंटेलेक्चुअली फैसला करने वाली तंजीम जो है। आप नहीं देखते कि गुज़श्ता कुछ अरसे में चीनी से लेके पहले वो बहरान पैदा हुआ, फिर आटे का हुआ, फिर अद्वियात का स्कैंडल सामने आया, फिर पेट्रोल का हुआ, अभी फिर हम देख रहे हैं कि अद्वियात की कीमतें भी बढ़ रही हैं, उनकी शॉर्टेज होने जा रही है। लेकिन हुकूमत हमें कहीं पे नज़र नहीं आई कि जिसने उनको चेक करना था, और वो जो करप्शन करने वाले हैं या वो माफियाज़ जिनका इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में जिक्र करते हैं, उन माफियाज़ के ख़िलाफ़ हमें कोई एक्शन नज़र नहीं आया। मेरा ख्याल है पहली बात तो आप ये पिक करें कि रिपोर्ट्स आई, तहकीकात हुई और रिपोर्ट ओपन हुई। आपको मालूम है जितने एयर क्रैशेस हुए, 4 एयर क्रैशेस की रिपोर्ट्स ही नहीं मैच्योर हुई। अच्छा, इसी तरह से जितने स्कैंडल पहले हुए कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये क्रेडिट इस हुकूमत को जाना चाहिए कि इन्होंने ओपन किया एट द कॉस्ट कि दुनिया को पता चला कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रहा था। एट दैट कॉस्ट हो गई थी कि अब वो एट दैट कॉस्ट जरूरी था। अच्छा, और अगर नहीं ओपन करें और बंद रहें तो बदबू और नुकसान होता है। तो चीनी के स्कैंडल को ओपन किया, वादा किया, ओपन किया, IPPs के स्कैंडल की रिपोर्ट आ गई, उसके ऊपर अब वो नीचे भेज दी गई कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, लेकिन वो पब्लिक नहीं हुई अभी। हम अलग से पैसा दे रहे हैं, है ना, जो नहीं जितना पब्लिक से हुआ है, लीक्स हुई चीजें, उस हवाले से वो हुआ। फिर ये PIA के एयर क्रैश की रिपोर्ट के अंदर सबको ताज्जुब हुआ कि यार ये किस तरह से होता रहा, लोगों को भर्ती कराते रहे। तो देखें, रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ वेरी एसेंशियल।
है ना, और वो रिपोर्ट्स के ज़रिए होता है, और वो यानी और फिर उसको ओपन किया गया। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन सही है और इसके असरात मुरतब होते जाएंगे मुस्तकबिल के अंदर। हेड्स रोल नहीं होने चाहिए थे, आप समझते नहीं हैं इसमें? हाँ, हेड्स रोल होने चाहिए, मगर पता चलता जाए, हेड रोल होते जाए। जाहिर है जो जिम्मेदार है उसको हटाएं और आसानी पैदा करें किसी को हटाने के अंदर है। हर आदमी, मैं शख्सियत की बात करूं इसमें कि ये जो इतने बड़े बड़े करप्शंस जो तारीख़ के अंदर, जिसके ऊपर टेलीविज़न पर बैठकर मैं 15 साल से बोल रहा हूँ, है ना, वो हेड्स रोल नहीं हो रहे। लेकिन अब तो आप ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं कि अब आप हुकूमत को गाइडलाइंस दे सकते हैं। आपकी मगर पार्टी के जो अहम रहनुमा थे जहांगीर तरीन साहब, अगर वो बाहर भेज दिए जाएंगे तो फिर अपोजिशन क्रिटिसाइज तो करेगी। बाहर भेज दिए जाएंगे? किसने भेज दिया उनको भाई? मतलब उनका नाम था, आप लोगों ने उनका नाम इस चल में नहीं डाला, मतलब हुकूमत ने, और वो आसानी से चले गए। मेरा ख्याल है वो वापस भी आ जाएंगे। ये डिबेट ये ऐसी है नहीं। आई थिंक ही विल कम बैक। मेरा ख्याल नहीं है कि वो ही विल डिफेंड हिमसेल्फ इन वट एवर वे। आई थिंक ही विल कम बैक, दैट्स नॉट द इशू। मगर ये कि आप ये देखिए कि एक बैलेंसिंग इनिशिएटिव चल रहा है। अदालतें भी आजकल एक हम आहंगी के साथ हैं कि वो पूरी कमिटेड हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ उनकी भी कार्रवाई, मगर वो डिपेंड करती हैं सबूत के एतबार से। ज़ाहिर है, यानी वो सबूत के बग़ैर कोई काम नहीं करेंगी, कानून से बाहर कोई काम नहीं करेंगी। इसी वजह से वो नैब का कानून जो था, जो मैं समझता हूँ मुनासिब है, जिसके अंदर आदमी ये बताए कि उसके पास ये आया कहाँ से, और अगर प्रूव नहीं कर सकेगा तो वही ज़िम्मेदार होगा, बजाय इसके कि मैं प्रूव करता फिरूँ कि जी इसने रसीद नहीं दी मगर इसने पैसा मुझसे मांगा था। नैब की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? बहुत ज़्यादा उस पर तो हम देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी थी उनके हवाले से मुश्किलात पैदा हुई। आपने ऑर्डीनेंस जारी कर दिया, उसके बाद जो आपके ये लोग थे सरमायादार ताजर बरादरी थी, उनकी मुश्किलात थी, उन्होंने जाके कहीं बात की और उसके बाद आपने वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वो लैप्सेस हो गए सारे? नहीं लैप्स, सारे ऑर्डिनेंस लैप्स हो गए, है ना। मगर नैब ने बज़ाते ख़ुद, नैब के जब चेयरमैन मेरे पास तशरीफ़ लाए थे तो मैंने जब उनसे पूछा कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कितने केसेस हैं, उन्होंने कहा जी टोटल कोई 1300 केसेस हैं कोर्ट्स में, ओनली 5 आर अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी। तो ये भी एक गलत ख़बर चली हुई थी कि जी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बड़ा प्रेशर है और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। कहाँ 1300 में 5, इतना तो हाथ ब्यूरोक्रेट्स का हुआ होगा ना कहीं कहीं। आप खुद एक पॉलिटिकल इस कबीले से तल्लक रखते हैं कि जिस तरह बाकी इदारों के एहतसाब का अपना एक इंटरनल सिस्टम है, तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी कोई पार्लिमानी सिस्टम होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बड़ा अच्छा सिस्टम है नैब का बताते खुद। आप ये देखिए कि मेरा कन्विक्शन है कि ऊपर वाले अगर नहीं मुलव्वस होंगे तो नीचे वाले नहीं करेंगे। ऊपर वाले 2% चोरी करेंगे क्योंकि उनका पेट 2% भी बहुत है, तो नीचे 98% चोरी होगी, है। तो लिहाजा पॉलिटिशियन जहाँ जहाँ डिसीजन मेकर रहा है तो वो ज़िम्मेदार ज़रूर रहेगा। और वही एक बैटल आप मुसलसल देख रहे हैं, 2-4-5 साल से चल रही है कि पॉलिटिशियन कहते हैं कि जी हमें वहीं नीचे से लेकर आओ, छोटी अदालतों से आओ, 15-20 साल लगेंगे, इतनी देर में सारे गवाह मर जाएंगे, केस खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब जब मालम जब्बा का केस जो है वो टेकअप नहीं होगा, बिलियन ट्री का नहीं होगा, BRT का नहीं होगा, करें सबको करना है वो आप नहीं समझते कि नैब पे उंगलियां उठेंगी आपकी हुकूमत के साथ? लिहाजा somebody should petition the नैब, जिसको जो कंसर्न है वो पिटिशन करे कि भाई ये केस क्यों नहीं ले रहे। लेना चाहिए, जो जिसकी कंसर्न है वो ले, और नैब अपने आप को बता देती है कि कौन कौन से केसेस वो ला। पाकिस्तान में केसेस इस तरह बनते हैं, आप तो खुद उसके विक्टिम रहे हैं, मेरे पास चल रहा है अभी आपको चूंकि इम्यूनिटी है। नहीं, इम्यूनिटी मैंने डिनाई की भी है, इम्यूनिटी दुरुस्त है ना, केस चल रहा है मेरे। लेकिन वो देखें कैसे केसेस पाकिस्तान में बनते हैं ना, तो आप नहीं समझते कि इसी तरह के केसेस जो हैं बजाय इसके कि कोई अच्छा, मगर सारे केसेस को मिलाए नहीं। मेरे ऊपर जो केस चल रहा है वो धरने के एतबार से चल रहा है, बिल्कुल, और जिनके ऊपर अरबों का करप्शन है, मैं अपना केस इसी वजह से वापस नहीं लूँगा, इम्यूनिटी नहीं शो करूँगा कि वो केस मेरे ऊपर चलना चाहिए ताकि पता चले। और जिनके ऊपर अरबों का है तो ये कहा जाए क्योंकि आरिफ अलवी पर ख़राब केस बना था, उनके ऊपर भी ख़राब केस बना है। देयर इज़ नो मैच। जिन्होंने कौमों को लूटा है, डॉक्टर साहब क्या वजह है इतने दिन 90 दिन रिमांड में रखने के बावजूद उन लोगों के खिलाफ अदालतों में केस जो है वो साबित कोई करप्शन नहीं हो रही, इसलिए लोगों के शायद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहीं साबित भी हुई है, रिकवरीज भी हैं, मगर ये कि जितना आपको मालूम है कि कानून का तरीक़ाकार ये है कि अगर 2% भी आपको पता चले और 98% भी पता चले कि ये
इन्वॉल्व है, 2% आर्गूमेंट है कि नहीं है, तो वो 2% प्रेफर किया जाता है कि छूट दे दी जाए। तो अदालतें इस कानून के तहत काम करती हैं, दिल इस कानून के तहत काम नहीं करता। दिल में एक कन्विक्शन आता है, सारे माहौल को देखता हुआ आदमी पहचानता है, मेरे लिए ये आर्गूमेंट काफ़ी है कि फ़लाना आदमी कहाँ था, और सिर्फ इस वजह से कि वो सियासतदान है वो कहाँ पहुँच गया, मेरे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। मेरे ख़िलाफ़ एक आदमी ने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया, साइकिल पर था, और जब वो टेन्योर ख़त्म हुआ उसके पास 2-4 पजेरो गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आइन के तहत हर पार्लिमानी साल शुरू होने से पहले आप खिताब करते हैं मुश्तरका इजलास से, आप गाइडलाइंस देते हैं पार्लियामेंट को। तो आपने इससे पहले जो खिताब फरमाए, आपने उनमें गाइडलाइंस दी, आप समझते हैं कि हुकूमत आपकी गाइडलाइंस को सीरियसली लेती है और उस पर कुछ इकदाम भी उन्होंने किए? बिल्कुल जनाब, जब मैं पिछली मरतबा बात की थी तो मैंने अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट किया था कि शोर शराबा कश्मीर की हद तक तो नहीं करो, शुरू के 10 मिनट कश्मीर पर हैं, उसके बाद कर लेना। शोर शराबा चलता रहा, मगर मैंने बात पूरी की। और अब भी मैं आपको बताता हूं कि वो मेरे यहाँ ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है, टॉपिक्स हमने डिसाइड कर लिए हैं किन किन चीज़ों को एड्रेस करना है। मेरा असल जो रूह है, मेरी ख्वाहिश है, वो ये कि कौम बनाई जाए, है ना, कौम को ये भरोसा दिया जाए कि, और वाकई हकीकत है, लोग तकरीरी अंदाज से करते हैं कि कौम बड़ी अजीम है। मैं एक्चुअली ये महसूस करता हूँ कि इस कौम के अंदर वो कैफियत मौजूद है खैरात के हवाले से, क्राइसिस में यूनाइट होने के हवाले से, जो दूसरी कौमों के अंदर नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, जिस तरह से हमने लोगों को, अफगान रेफ्यूजीज़ को पनाह दी और उफ तक नहीं की, अभी तक 35 साल से, इस वक्त भी 30 लाख के करीब अफगान महाजरीन हैं, है ना। मैं समझता हूँ कि मेरा डायरेक्शन मेरे ख़िताब के हवाले से भी यही होगा कि ये नेशन तैयार है, इसके अंदर इस्तिक़ामत पैदा करने की ज़रूरत है, और अगर लीडरशिप दयानतदार रहे। मैं इस हुकूमत से इस वजह से खुश भी हूँ कि कोरोना वायरस के अंदर मेरा भी कहना ये था कि लॉकडाउन करो, ये करो, वो करो, फिर दुनिया ने इसको कहना शुरू किया और प्राइम मिनिस्टर ने पहले कहना शुरू किया कि देखो लोगों की गुर्बत का ख्याल रखो। कौमें बनती हैं जब मेरा ख़ानदान जब बनेगा, जब मैं सारे ख़ानदान को उठाऊंगा। तो आप प्राइम मिनिस्टर ये अकेला मैं भागता स्मार्ट लॉकडाउन से उससे आप नहीं, मैं ओरिजिनली, मैं तो आपके सामने एडमिट कर रहा हूँ, मैं तो ओरिजिनली भी यही कह रहा था कि बंद करो सब कुछ, है ना। फिर ये जो अप्रोच प्राइम मिनिस्टर साहब मुझको कहते रहे, इनकी अप्रोच ये कि नहीं, अगर सब बंद करोगे तो पैसा खाएगा कहाँ से, ये तो रोज़ी से मर जाएगा, रोज़ी ना होने की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फ़िक्र है, चाहे अपने ख़ानदान में अपनी औलाद के साथ हो, तो ये जो फ़िक्र है ये यकजहती पैदा करती है। पार्लियामान में जैसे आप फरमा रहे हैं कि आप गाइडलाइंस भी देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक वहाँ पे वो लड़ाई झगड़े की सूरत हाल, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी, और अब तो इस हद तक हो गई है कि करैक्टर असैसिनेशन हम देख रहे हैं उसमें पार्लियामान में। तो उस हवाले से आप नहीं उन्हें कोई मशवरा देते, या स्पीकर साहब से कभी कहा हो कि यार इनको ज़रा थोड़ा सा इन्हें कहीं हथौला रखें? दरअसल लोगों का रवैया, लोगों का किरदार बदलना बड़ा मुश्किल काम है। यानी अब आपकी जो उम्र है ना, अब मैं अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई चेंज करूं तो ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ स्पीकर साहब का रोल है कि उसको मध्यम रखें। मतलब अब इनकी आदतें पुख्ता हो चुकी हैं, बहुत सारी आदतें मेरी और आपकी पक्की हैं, कोई नहीं कर सकता सिवाय इसके कि कोई आपको ये कह देगा कि यार उस महफिल में जा रहे हो, ज़रा सा एहतियात कर लेना, लेकिन डॉक्टर इससे ज़्यादा नहीं होता। आप वुज़रा पे तो आप अपना ज़रा थोड़ा बस चला सकते हैं। हम देखते हैं वफाकी वुज़रा जो बयानात देते हैं बड़े जारहाना अंदाज में, बहुत से मामलात को बल्कि वो बिगाड़ देते हैं। असल में ये है पॉलिटिकल साइड। अच्छा, मैं पॉलिटिकल साइड पर नहीं हूँ, है ना। ये है पॉलिटिकल साइड। जो वुज़रा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप होगी, वो पार्लियामेंट के अंदर उसी एतबार से जो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं तो वो करेंगी। डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ी सी बात कर लें फ़ॉरेन अफेयर्स पे, हम देखते हैं कि इस दौर में हम ये तो नहीं कहेंगे या खुदा न खास्ता कि मसला कश्मीर जो है उस वाले से हुकूमती पॉलिसियों की वजह से वो इस हद तक एट्रॉसिटीज़ बढ़ गई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने जो उनका इनेक्सेशन का एक अमल था मोदी का, उसके बाद जो भारत में मज़ालम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, लेकिन हम किसी फोरम पे भी उस तरह उनको टफ़ टाइम नहीं दे सके, चाहे वो FATF वाला फोरम हो, चाहे अगर हम बात करें कि अभी यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी कौंसल थी उसमें जो गैर मुस्तकिल मेंबरान हैं उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने की बात हो, तो आप नहीं समझते कि थोड़ा इस मामले में हमने लैग किया? नहीं, हमने नहीं लैग किया। मैं समझता हूँ कि हमारा जो दुश्मन है वो अपनी कब्र भी खुद खोद रहा है, हमने नहीं लैग किया।
ये भारत का इंटरनल इशू बहुत बड़ा है एक मुसलमानों के हवाले से, यानी जो मुसलमान के ख़िलाफ़ उसने तासुब जनरेट किया है अपने यहाँ, चाहे वो आसाम में रजिस्ट्रेशन का पहलू हो, चाहे वो उसका सारे उतना CAD जो उनका कानून है वो हो, चाहे वो आर्टिकल जो कश्मीर के हवाले से अंडू किया, ये एक कैफियत मोदी की फ़ाशिस्ट हुकूमत जनरेट कर रही है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के एतबार से पॉलिसी बना रही है। इसराइल ने जो जुल्म फ़लस्तीनियों के ऊपर किया है वो इनका कोच बना हुआ है एज़ फार एज़ कश्मीर इज़ कंसर्न। आप ये देखिए कि जिस तरह से इसराइल वेस्ट बैंक पर और इन सारी चीज़ों पर कब्ज़ा कर रहा है और पॉपुलेशन के हवाले से डिसएनफ्रेंचाइज कर रहा है, निकाल रहा है, अपनी पॉपुलेशन के एतबार से ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है, तो ये हिंदुस्तान ने, भारत ने ये कानून बनाकर कश्मीर में शुरू किया और मुजालिम की कोई हद नहीं है। अभी वो बच्चे वाला इंसिडेंट देखें, कमाल है, कितना तकलीफ दे कि वो बच्चा जो है 3 साल का बच्चा है वो अपने नाना की पेट पर बैठा हुआ है। तो ये जो इमेजेस है ना, ये दुनिया को हिलाने वाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान ने ये तय किया है कि इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, कि वो एम्बेसडर बने रहेंगे और इन्होंने जो तकरीर की उसके एतबार से जो सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मरतबा डिस्कशन हो गया कश्मीर के हवाले से जो आज तक नहीं हुआ था। दुनिया को होश में आना पड़ेगा, वरना ये फ़ाशिज़्म जिस अंदाज से बढ़ता है तो इसी के बाद जेनोसाइड होता है। पहले ये आइसोलेट होती हैं कम्युनिटियाँ, फिर कम्युनिटियों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाती है, फिर उनको मारा जाता है। तो वापस अगर हम पाकिस्तान की सियासत पे बात करें और पार्लियामान के हवाले से जो आपका रोल है, ऑर्डिनेंसेस बहुत ज़्यादा, ये भी आप पे क्रिटिसिज्म किया जाता है कि आपके दौर में 22 माह में जो है तकरीबन 31 ऑर्डिनेंसेस आपने जारी किए, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कौमी असम्बली में 32 बिल पास किए गए और जबकि वो जो वहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बने हैं वो सिर्फ 24 हैं। इस हुकूमत में ऑर्डिनेंस की तादाद का बहुत कम रही है कंपेयर टू उन हुकूमतों में जिसमें इसकी तादाद 50-55 के करीब रही है एक साल में, है ना। तो ये तो बहुत कम रही है। मैं समझता हूँ कि इसका भी पार्लियामेंट को ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। क्यों कि जब ये कोई बिल के ऊपर पास करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप जानते हैं नंबर सी बात है ना कि सेनेट के अंदर इस हुकूमत के नंबर कम है, सेनेट उन बिल्स को डिफीट करती है। कोऑपरेट करें तो ऑर्डिनेंसेस नहीं होंगे। ऑर्डिनेंसेस बजाते खुद एक वो कैफियत है जो आइन ने स्टीम निकालने के लिए दी हुई है कि भाई कानून तो बनना है, या तो पार्लियामेंट में बनाओ या ऑर्डिनेंस में बनाओ। तो ऑर्डिनेंस में कोई बुराई नहीं है, मगर बेहतर ये है कि पार्लियामेंट में बिल पास प्ले करे, अपना रोल प्ले करे। अब पार्लियामेंट अपना रोल नहीं प्ले करे और फिर क्रिटिसाइज करे कि ऑर्डिनेंस क्यों निकालते हो। काम नहीं रुक सकता, लिहाजा काम नहीं रुक सकता, लिहाजा ये तो बिल पास करो। बहुत सख्त ज़रूरत है बिल्स के हवाले से, बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग हैं जिनको हैंडल करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट अपनी ज़िम्मेदारी और अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें तो ऑर्डिनेंसेस कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप तो मीडिया के भी बड़ी, मेरा तो एक ही काम है ना, साइन करूंगा या तो बिल पर करूंगा या ऑर्डिनेंस पे करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप मीडिया की आज़ादी के भी बड़े दाई रहे हैं और PTI की हुकूमत के बारे में तो कहा जाता है कि उसको हुकूमत में इस हद तक लाने में किरदार बहुत हद तक मीडिया का भी है। और लेकिन हम देखते हैं कि आप क्या कहेंगे इस पे, जो हमारे जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है, 34 साल पुराना मुकदमा, और अब 112 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं वो हिरासत में हैं। तो इस तरह के मामला नहीं हुकूमत को सोचने चाहिए कि उनकी इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन होता है। मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के हवाले से मीडिया हमेशा पाकिस्तान के अंदर मेरी पार्टी के अंदर सन 2000 से शायद मैं मीडिया पर आ रहा था, जो पहला प्राइवेट टीवी चैनल था वहाँ से मैंने शुरू किया, या उससे पहले से भी मुसलसल मीडिया पर आता रहा हूँ। तो मीडिया ने अक्कासी ज़रूर की है कि लोगों को पता चलता रहे कि हो क्या रहा है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये मुकदमा अदालत में चल रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि फेयरनेस होनी चाहिए, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, फेयरनेस होनी चाहिए। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस आपने भेजा, यकीनन वो भी आपको एडवाइस आई और आपने उसके अकॉर्डिंग उसको भेज दिया। लेकिन उसमें आइन में ये भी प्रोविज़न है कि आप अगर समझें किसी जगह मुतमईन ना हो तो वो आप वापस भेज सकते हैं समरी 15 दिन के उसमें वक्फे में, और एक दफ़ा आप वापस भेज सकते हैं। तो क्या ये जो रेफरेंस वाली समरी थी ये आपने वापस भेजी थी या इस पर कोई
कंसर्न शो किया है? मेरा इदारा जो है ना, आइन के तहत इसके पास कोई इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी नहीं है, न इसका स्टाफ है मेरे पास। तो मैं तो अपने इदारों के साथ ही काम करता हूँ। यानी अगर कोई FIR कटनी होगी तो पुलिस के पास ही भेजूंगा ना। मैं ये नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट ऑफिस जो है ना वो FIR दर्ज कर रहा हो बैठकर। तो लिहाजा जो लीगल रिकोर्स है सारे का, जो आइन रिकोर्स देता है, वही रिकोर्स हमने अपनाया। लेकिन आपने वापस से एक दफ़ा नहीं कहा कि इसको देख लिया जाए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला था। ये मामला क्योंकि सब जुडिस है, जितना मैं कह चुका हूँ वो कह चुका हूँ, ये सब जुडिस है, इंशाल्लाह कोर्ट्स भी सही फैसला करेंगे। अच्छा, लास्टली डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप तो माशाल्लाह स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स आपने की, अभी भी जमहूरियत के आप इतने बड़े चैम्पियन हैं कि आपके बाजू में गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 गोलियाँ अभी भी जो स्टूडेंट लाइफ में आपने एहतजाज किया वो मौजूद हैं। लेकिन जमहूरियत आप नहीं समझते कि जमहूरी निज़ाम हो और उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स इतनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट में मौजूद हों, तो वो जमहूरियत को अंडरमाइन करना नहीं है? ये एक मिक्सचर है पाकिस्तान के अंदर। आइन बड़ा अच्छा मिक्सचर देता है। प्राइम मिनिस्टर को इजाज़त देता है एडवाइज़र्स की कि एडवाइज़र्स लगाओ, क्योंकि देखें जब मैं इलेक्ट हुआ ना तो ऐसे बहुत सारे, मेरी स्ट्रेंथ नीचे क्या थी, लोगों से रवाबित। मेरी स्ट्रेंथ लेजिस्लेशन शायद ना हो, तो 80% जो लोग आते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है कि अवाम की नफ्स पर उनका हाथ है। उनकी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि कानून बनाओ। अच्छा, मगर पार्लियामेंट एक्सपेक्ट करता है कि कानून बनाओ। तो नतीजा क्या होता है कि जब पिछली असेंबली में था 2013 से 18 तक, तो एक्चुअली अगर आप 372 लोगों में जितने भी थे उसमें से अगर आप देखें तो एक्चुअली फिज़िकली लेजिस्लेटिव इंटरेस्ट जो होता था वो 40-50 लोगों का होता था, बाकियों का नहीं होता था। बाकियों का इंटरेस्ट ये होता था कि यार मेरे यहाँ जो है सही अफसर लग जाए, मेरी मर्ज़ी का आदमी लग जाए, ये होता था। तो ये जो आइन, ये मिक्सचर, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर को देता है, ये इस आइन की स्ट्रेंथ है कि वो टेक्नोक्रेट से भी मदद ले ले, अपनी काबीना में टेक्नोक्रेट्स को भी बिठाए और इलेक्टेड लोगों को भी बिठाए। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट बैड। डॉक्टर साहब, अपोजिशन जो भी कुछ इंडिया ये दे रही है कि शायद वो अदम एतमाद की तहरीक स्पीकर साहब से वो शुरू करें। मेरा ख्याल से मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि कोरोना वायरस जब कम होगा तो अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू होगी, -1 फार्मूले पर भी गुफ्तगू होगी, हर चीज़ पर होगी। रोज़ाना एक क्राइसिस, आपका काम है क्राइसिस क्रिएट करते रहना, और लोग जो हैं वो बैठकर टीवी पर ये देखते, अच्छा अब ये हो गया, अब क्या होगा। तो नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई इसमें कोई स्ट्रेंथ है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को एतमाद का वोट देना चाहिए, लेकिन आपके नज़दीक वज़ीर-ए-आज़म साहब मुकम्मल इस वक्त पाकिस्तान का आइन कारकर्दगी पे आपको है? पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेना चाहिए। यही है कि जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं वो लाएं। जी बिल्कुल, है ना। या पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर एतमाद बजट में मिलता है, बड़ा क्लियर कट है कि बजट में अगर वज़ीर-ए-आज़म डिफीट होगा दैट विल लूज द कॉन्फिडेंस, वो बजट फिर पास हो गया। लेकिन 176 से 160 हो गए, और जो अपोज कर रहे थे वो कितने कम हुए? वो 119-38 कम हो गए, वो 38 कम हो गए ना। तो फिर प्रोपोर्शन वही है ना। 176 उधर 16 और आ जाते, इधर बाकी भी आ जाते तो नहीं होता। तो ये बजट इज़ द टाइम जहाँ इत्तेफाक होता है कि कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग आ गए। ये हमेशा जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन या प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जब पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, बजट के अंदर ये ख्याल होता है कि यार ये पास हो ही जाएगा, तो लोग अपोज करने वाले भी ढीले पड़ जाते हैं। मगर देखो, अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज़ करते रहना, इसमें किसी को एतराज़। आखिरी क्वेश्चन बड़ा क्रिस्पी था कि आप पुरएतमाद हैं कि आपकी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? वाई नॉट। यानी मुझे तो कोई इस बात ही समझ में नहीं आती कि क्यों ना करे। इसको मैंडेट दिया है लोगों ने, एंड इट शुड कंप्लीट इट्स 5 years। बहुत शुक्रिया सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। नाज़रीन, आपने वो तमाम यकीनन सवालात के जवाब जान लिए होंगे जो आपके जहनों में भी हैं। जियो पार्लियामेंट स्पेशल से अरशद वहीद चौधरी को प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।